नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं जो हमारा पाठ चला हुआ था व्याकरण का, भाषा तथा व्याकरण 8th क्लास। इसका सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ। ये पीछे लिपियां हमने पढ़ी हैं, उसमें हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो यह कैसे लिखी जाती है और इसका विकास किस प्रकार से हुआ। ऐसा माना जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास भारत की सबसे जो प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि, उससे हुआ है। और ब्राह्मी लिपि की भी दो शैलियाँ हैं, उत्तरी शैली और दक्षिण शैली। उत्तरी शैली से 5 लिपियाँ विकसित हुई हैं, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि तथा प्राचीन नागरी लिपि। इस प्रकार से प्राचीन नागरी लिपि के 2 रूप विकसित हुए। जो ये चार्ट दे रखा है, इस चार्ट में सारा दे रखा है। ऊपर ब्राह्मी लिपि है, इससे 2 लिपियां दिखा रखी हैं, एक साइड उत्तरी लिपि, एक साइड दक्षिणी लिपि। उत्तरी की ये जो अभी मैंने पढ़ी हैं वो लिपियां हैं। फिर प्राचीन नागरी लिपि की अलग अलग है, पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी। पूर्वी नागरी में असमिया, बंगला, नेवारी और पश्चिमी नागरी में गुजराती, महाराष्ट्री और देवनागरी। तो देखिए देवनागरी लिपि का कहाँ से आरंभ हुआ था। ब्राह्मी लिपि से हुआ था और यहाँ प्राचीन नागरी लिपि की पश्चिमी नागरी जो लिपि है उसके अंदर से निकल करके ये देवनागरी लिपि बनी है। अब भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं और हिंदी की स्थिति कैसी है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसके साथ पूरे राष्ट्र का सम्मान जुड़ा होता है। उस राष्ट्र का संविधान उस भाषा को मान्यता देता है और उस राष्ट्रभाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में किया जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी आपको पता है ना, हिंदी है। हम अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में ये कोई हिंदी नहीं बोल पाता, तो भी जब राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आती है तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान दिया जाता है। फिर है राजभाषा। राजभाषा कौन सी होती है, उसमें राजकाज का कार्य होता है, प्रशासनिक कार्य राजभाषा में होता है। आज हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 343वें अनुच्छेद के अनुसार। उसके बाद है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है। पहले तो माना जाता है कि बच्चा जिस भाषा को अपनी माता से सीखता है वह मातृभाषा होती है, लेकिन यह सही नहीं है। मातृभाषा कौन सी भाषा होती है। मातृभाषा वह होती है जिससे व्यक्ति की अस्मिता की पहचान होती है। समझ गए ना। मातृभाषा कौन सी होती है, जिससे व्यक्ति की अस्मिता की पहचान होती है। फिर उसके बाद है संपर्क भाषा। पहले संपर्क भाषा से पहले मातृभाषा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो हिंदी का कितना व्यापक है, ये कहाँ कहाँ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के लोगों की मातृभाषा हिंदी है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों ने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। संपर्क भाषा 4th नंबर पर है। संपर्क भाषा जो हमने पहले पढ़ा था भाषा के विविध रूप, उसमें चौथा रूप है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा कौन सी होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संपर्क भाषा वह होती है जिसके माध्यम से देश के अन्य भाषा भाषी लोग परस्पर संपर्क करते हैं, आपस में मिलते हैं तो उस भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है। उसके बाद है भाषा और उसकी शैलियाँ, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। हिंदी में जैसे हम बोलेंगे मैं घर जाता हूँ, अंग्रेजी में बोलेंगे आई गो होम, और गुजराती में बोलेंगे हूँ घेर जाऊँ छू।
अब इसको पढ़ लेना आप। तत्सम में आगे तत्सम शब्दावली युक्त जो शैली है या हिंदी, उसमें जैसे बोलेंगे आप यहाँ विराजिए। अरबी फारसी युक्त शैली है या उर्दू में मानो क्या बनेगा, आप यहाँ तशरीफ़ रखिए। उसी बात को ऐसे बोला जाएगा उर्दू में। आम बोलचाल की शैली जो है, जो हिंदुस्तानी बोलते हैं, वो बोलेंगे आप यहाँ बैठिए। अब उसके बाद देखिए बोली और उपभाषा। बोली कौन सी होती है? कोई भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती है वह उस भाषा का भाषाई क्षेत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में बोली किसे कहते हैं हम? किसी सीमित क्षेत्र की बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। सीमित यानी छोटे से क्षेत्र में। उदाहरण के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि अनेक राज्यों के लोग हिंदी बोलते हैं। ये सभी राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो नीचे जो बॉक्स में दे रखी परिभाषा वो भी पढ़ लेना। भाषा के बोलचाल के विभिन्न अल्प विकसित रूप बोली कहलाते हैं। यहाँ पर बॉक्स वाली परिभाषा भी थोड़े से मिलती जुलती है उसी से। मेन परिभाषा है किसी सीमित क्षेत्र की बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है, वही ये है। यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उपभाषा। उपभाषा कौन सी होती है? जिस तरह बोलियां किसी एक भाषा के वर्ग में आती हैं, उसी तरह आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली कुछ बोलियों में अन्य क्षेत्रों की बोलियों से कुछ अधिक समानता पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार प्रदेश में हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि। तो इसी तरह से आगे हिमाचल, गढ़वाल, कुमायूं आदि पहाड़ी क्षेत्रों में भी बोली जाने वाली बोलियां हैं। इनको बोला जाएगा कुल्लई, गढ़वाली, कुमायूं आदि। किसी क्षेत्र विशेष की ऐसी बोलियां जिनमें परस्पर काफ़ी समानता होती हैं एक उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वो नीचे दे रखी है, आप पढ़ लेना। बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और उपभाषा उससे बड़े क्षेत्र में। बोली की उपभाषाएं और बोलियां किस प्रकार से हैं वो देखिए। ये हिंदी तो एक भाषा है और इसके अंतर्गत 5 उपभाषा क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक उपभाषा क्षेत्र में अनेक बोलियां आती हैं। वो आप देखिए कैसे हैं, ये नीचे तालिका बनी हुई है। इसमें देखिए उपभाषा पश्चिमी हिंदी है और इसकी बोलियां कौन कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। फिर सेकंड नंबर पर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरे नंबर पर है बिहारी हिंदी। इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगधी, मैथिली। फोर्थ नंबर पर है पहाड़ी हिंदी। इसकी बोलियां हैं कुल्लई, गढ़वाली, कुमाऊनी। फिफ्थ पर है राजस्थानी हिंदी। इसकी बोलियां हैं जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। और उसके बाद नीचे देखिए हिंदी की अनेक बोलियों में श्रेष्ठ साहित्य की भी रचना हुई है। कुछ रचनाओं और रचनाकारों के भी नाम नीचे दिए गए हैं तालिका में, वो देखिए। रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना है रामचरितमानस। और कौन सी बोली में लिखी गई रामचरितमानस? अवधी में। उपभाषा कौन सी इसकी? पूर्वी हिंदी। फिर है अगले रचनाकार मैथिल कोकिल विद्यापति। इनकी रचना है पदावली। बोली किस बोली में लिखी गई है पदावली? मैथिली में। और इसकी उपभाषा कौन सी है? बिहारी हिंदी। मलिक मोहम्मद जैसी ये रचनाकार हैं। इनकी रचना है पद्मावत। बोली है अवधी, उपभाषा है पूर्वी हिंदी। अगले हैं सूरदास, रचनाकार हैं। इनकी रचना सूरसागर। और किस बोली में लिखी गई है? ब्रजभाषा में। और उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। उसके बाद देखिए भाषा और व्याकरण। भाषा तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, जिससे हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और उसके बाद व्याकरण है। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण का नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि भाषा का कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा सही है।
यह वाक्य गलत है तो क्यों है, सही है तो किस प्रकार से है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हम खाना खा लिए हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा हमने खाना खा लिया है। उसके बाद व्याकरण की परिभाषा है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण शास्त्र में उस भाषा के नियम संकलित रहते हैं। व्याकरण ही हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है और व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के नियमों का अध्ययन भी करते हैं। नीचे बॉक्स में परिभाषा दे रखी है व्याकरण की, यहाँ से याद करना चाहो आप यहाँ से याद कर सकते हो। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन किया जाता है और जो यह बताता है कि भाषा का कौन सा शुद्ध रूप है और कौन सा अशुद्ध रूप है। ये व्याकरण है। इसके बाद दोहराने के लिए आपको दी गई हैं कुछ पंक्तियाँ। इन पंक्तियों को आप पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना और इसी के अंदर काफ़ी सारी परिभाषाएं शॉर्ट रूप में दे रखी हैं, उनको पढ़ लेना और याद कर लेना। इसके बाद अगली पीडीएफ में आपके पास बैक एक्सरसाइज आ जाएगी। ये बैक एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करनी है आपने, लेकिन बुक में फिल नहीं करनी है। रफ कॉपी पर आपने इनके आंसर लिखने हैं और जो बैक एक्सरसाइज में फिल करना है वो भी रफ कॉपी में ही करना है। उसके बाद यदि आपके पास बुक है, हमारी बुक लगी हुई है अपना व्याकरण, तो आर्य पब्लिशिंग कंपनी की तरफ से है ये। यदि आपको बुक मिली हुई है तो बुक में फिल करेंगे ये। यदि बुक नहीं मिली हुई है तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लेसन नंबर डाल करके पूरी बैक एक्सरसाइज नोट करनी है और साथ साथ लर्न भी करनी है।